आज हम संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृति मानव जीवन की एक अनोखी घटना है। मानव केवल इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। पशु और मनुष्य में मुख्य अंतर संस्कृति का ही है। यदि मनुष्य के पास संस्कृति ना हो, तब संस्कृति के अभाव में मनुष्य भी पशुओं के समान केवल एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी रहेगा। संस्कृति के आधार पर ही हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से तथा एक समाज को दूसरे समाज से पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मानव ही विश्व में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर सका है। मानव में जो एक अनोखी शारीरिक बनावट है, उस अनोखी शारीरिक बनावट के कारण प्रकृति ने उसे एक अद्भुत शक्ति और क्षमता प्रदान की है। इस क्षमता के कारण वह संस्कृति का निर्माण कर सका है। सुप्रसिद्ध मानव शास्त्री लेस्ली व्हाइट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर में मानव में पाई जाने वाली 5 प्रमुख शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसके कारण मानव संस्कृति का निर्माण कर सका है। उसमें पहली विशेषता है सीधे खड़े होने की क्षमता। मानव के पास 2 हाथ हैं और 2 पांव। पांव से सीधे खड़े होने एवं चलने फिरने का काम लिया जाता है। हाथ स्वतंत्र हैं। हाथ से वह अपनी इच्छानुसार काम करने की क्षमता रखता है। प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य प्राणियों में भी चारों अंग पाए जाते हैं, 2 हाथ 2 पैर के नाम से, परंतु उन चारों अंगों से केवल चलने एवं शरीर के भार को उठाने का काम किया जा सकता है। तो मनुष्य के पास पहली अद्भुत जो क्षमता है वो है उसके 2 हाथ पैरों से सीधे खड़े होने की क्षमता। दूसरी है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ एवं हाथ में अंगूठे की विशेष केंद्रीय स्थिति। मनुष्य के पास 2 स्वतंत्र हाथ हैं जो उसके शरीर को संतुलन करने में काम में नहीं आते। इन हाथों की एक विशेष प्रकार की बनावट है। इन्हें आसानी से किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है और हाथों में अंगूठे की विशेष केंद्रीय स्थिति है, और इस केंद्रीय स्थिति के कारण मनुष्य अपने हाथों, अंगुलियों और अंगूठों का जो एक तालमेल है, उस तालमेल से अपने हाथों से वह अनोखे निर्माण कार्य कर सका है। उससे संस्कृति का विकास कर सका है। अन्य प्राणियों के हाथों में अंगुलियां और अंगूठे का यह विशेष प्रकार का तालमेल नहीं है। तीसरी बात है तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। मनुष्य के पास जो आंखें हैं, उन आंखों से वह किसी भी वस्तु को लंबे समय तक टकटकी लगाकर देख सकता है। तो ये आंखें भी उसके संस्कृति के निर्माण करने में, संस्कृति के विकास करने में सहायक है। अगली विशेषता है मेधावी मस्तिष्क। मानव की सबसे बड़ी क्षमता उसका मेधावी मस्तिष्क है। उसका मस्तिष्क अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक तर्कशील, विचारशील और क्रियाशील है। उसमें स्मरण करने की, उसको अपने पास स्टोर करने की क्षमता अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक है। अगला है
प्रतीकों के निर्माण करने की क्षमता मनुष्य की जिह्वा का एक विशेष प्रकार का आकार प्रकार है, और इस जिह्वा के विशेष प्रकार के कारण मनुष्य भाषा एवं प्रतीकों का विकास कर सका है। इसके माध्यम से विचारों का सरलता से आदान प्रदान संभव हो सका है। मनुष्य अपने जिह्वा को किसी भी दिशा में आसानी से घुमा फिरा सकता है, और इस प्रक्रिया से जो आवाज निकलती है वह आवाज एक जैसी नहीं है। जैसे गाय की आवाज को आप अलग पहचान लेते हैं, शेर की आवाज को अलग पहचान लेते हैं, ऐसा मनुष्य के साथ नहीं है। और उसका परिणाम यह होता है कि वह जिह्वा के विशेष आकार और प्रकार के कारण भाषा का विकास कर सका, प्रतीकों का विकास कर सका, और इससे जिस संस्कृति का निर्माण उसने किया उस संस्कृति को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना बहुत आसान हो गया, बड़ा संभव हो पाया। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। क्रोबर एवं क्लूखोन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर यह बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों शब्द संस्कार से बने हैं, और संस्कार का अर्थ है कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करना। इस अर्थ में संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यह एक परिमार्जन की प्रक्रिया है, और इन संस्कारों को संपन्न करने के बाद ही के साथ ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। नैतिक दृष्टि से संस्कृति का संबंध नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श नियमों एवं सद्गुणों से है। नीति शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग धार्मिक एवं नैतिक गुणों से युक्त आचरण के लिए किया जाता है। संस्कृति की परिभाषा ईबी टाइलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है, संस्कृति वह समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य को समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। इस परिभाषा में टायलर कहते हैं कि संस्कृति वह समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, आदतें सब शामिल हैं, और ये सब वह हैं जो मनुष्य को समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती हैं। पिडिंगटन के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है, संस्कृति उस भौतिक तथा बौद्धिक साधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है जिसके द्वारा मानव अपनी प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। पिडिंगटन कहते हैं कि संस्कृति में वह सभी साधन भौतिक और अभौतिक शामिल हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपनी प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और पर्यावरण से अनुकूलन करना भी सीखता है। हर्स्कोविट्स अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में कहते हैं, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यदि हम पर्यावरण को देखें, हमारे आसपास जो है सब, अगर उसे हम देखें तो हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वो जो प्रकृति ने हमें दिया है या ईश्वर प्रदत्त है, और दूसरा वो जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। तो हर्स्कोविट्स कहते हैं कि वह सब कुछ जो हमें प्रकृति ने नहीं दिया है, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, वह जो कुछ भी जिसे मनुष्य ने बनाया है वह संस्कृति है। इस आधार पर यहां यह समझना जरूरी है कि यदि प्रकृति प्रदत्त किसी भी
चीज का उपयोग करके, किसी भी वस्तु का उपयोग करके मनुष्य अपना ज्ञान लगाकर उसमें यदि कोई नई चीज बनाता है, तब वह संस्कृति का अंग है। जैसे पेड़ पेड़ प्रकृति का अंग है, पर्यावरण का अंग है। परंतु यदि पेड़ की उस लकड़ी को काटकर मनुष्य अपनी इच्छित आकार की किसी भी वस्तु का निर्माण करता है, तो वह वस्तु संस्कृति का अंग है, क्योंकि उस वस्तु का निर्माण मनुष्य ने किया है। हॉबेल कहते हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। हाबेल की परिभाषा में इस बात को स्पष्ट किया है उन्होंने कि संस्कृति मनुष्य के द्वारा सीखे गए कुल व्यवहार प्रतिमानों का योग है। और वे उसने सीखा कहां से? अपने अनुभवों से। और उस सीखे हुए में वह चीज शामिल नहीं है जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम है। जो प्रकृति ने हमें सिखाया वह संस्कृति का हिस्सा नहीं है, और जो कुछ भी हमने समाज से सीखा वह सब संस्कृति के अंतर्गत शामिल है। रॉबर्ट बीरस्टीट कहते हैं, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। आगे वे लिखते हैं, इसके अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने, विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं। रॉबर्ट बीरस्टीट की परिभाषा ये स्पष्ट करती है कि संस्कृति में वह सब कुछ शामिल है जो हमारे पास है, चाहे वे वस्तु है, चाहे वे विचार है, और इसे हम समाज का सदस्य होने के नाते समाज से प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, विरासत में हमको मिलता है और उसे हम अपने पास रखते हैं। इसमें जीवन जीने, कार्य करने, विचार करने के सभी तरीके, उपयोग में की जाने वाली सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं, और ये सभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं और यह समाज की स्वीकृति प्राप्त होते हैं। समाज के सामाजिक जीवन का, व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक अंग बन चुके होते हैं। इन सब के आधार पर अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि संस्कृति वह समग्रता है जो मनुष्य के अनुभवों का परिणाम है। जो प्रकृति ने प्रदान किया है वो संस्कृति नहीं है, जो मनुष्य ने अपने अनुभवों से सीखा है, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो वस्तु के स्वरूप में हो, वह सब संस्कृति में शामिल है। हम इसके बाद संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। संस्कृति की पहली विशेषता है, संस्कृति मानव निर्मित होती है। मानव में कुछ ऐसी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा अभी हमने पहले की थी, और वह 5 प्रकार की शारीरिक विशेषताएं हैं। उन शारीरिक विशेषताओं के कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माण कर सका और उसका विकास कर सका है। तो संस्कृति जो है वो मानव निर्मित व्यवहार है, और मनुष्य इनका निर्माण इसलिए कर सका है कि मनुष्य को प्रकृति ने विशेष प्रकार की शारीरिक रचना प्रदान की है। संस्कृति की दूसरी विशेषता है, संस्कृति सीखी जाती है। हाबेल का कथन है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। मनुष्य को अपने माता पिता से वंशानुक्रमण द्वारा शरीर रचना प्राप्त होती है, परंतु वह संस्कृति को धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। इसलिए संस्कृति माता पिता से प्राप्त शरीर रचना का अंग नहीं है, वंशानुक्रमण का अंग नहीं है। वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे सीखी जाती है, जिसमें परिवार, पड़ोस, शिक्षा संस्थाएं और अन्य का योगदान होता है। सीखने की यह क्षमता मनुष्यों के साथ साथ पशुओं में भी होती है, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार
संस्कृति नहीं बन पाता। और उसका कारण यह है कि पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मनुष्य की तरह सामूहिक व्यवहार का अंग नहीं बन पाता, अपितु वह केवल उसका व्यक्तिगत व्यवहार होता है। सामूहिक व्यवहार प्रथाओं, जनरीतियों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि को जन्म देते हैं और ये केवल मानव समाज में पाए जाते हैं, मानव सभ्यता का अंग है, मानव संस्कृति का अंग है। पशुओं में ये नहीं पाए जाते। संस्कृति की अगली विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति मनुष्य निर्मित करता है और मनुष्य मरणशील प्राणी है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु उसकी मृत्यु के साथ ही संस्कृति समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि संस्कृति अगली पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। इस हस्तांतरण की प्रक्रिया में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से पुरानी पीढ़ी द्वारा अर्जित ज्ञान नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। संस्कृति की अगली विशेषता है प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। हम लोग जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उस भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण संबंधी विशेषताएं अन्य भौगोलिक क्षेत्र से अलग होती हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता के कारण प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। यदि आप बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो वहां की संस्कृति अलग प्रकार की होती है। यदि आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो आपकी संस्कृति अलग प्रकार की होती है। हम जब भारतवर्ष में रहते हैं, हम भारतवर्ष का मौसम पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल है। हमारे यहाँ 3 महीने गर्मी, फिर बरसात, फिर ठंड, और ये क्रम लगभग बराबर बराबर होता है। विश्व के अन्य देशों में ऐसा देखने में नहीं आता। भौगोलिक परिस्थिति की भिन्नता है और इस सब का परिणाम यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखने में आती है। इसे आप उस क्षेत्र में पहने जाने वाले वस्त्रों, मनाए जाने वाले त्योहारों और खान पान के तरीकों में देख सकते हैं। अगली विशेषता है संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, बल्कि यह संपूर्ण समाज की होती है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की उपज होती है। संस्कृति के अंग जैसे प्रथाएं, जनरीतियां, भाषा, परंपरा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं का प्रकट नहीं करते, बल्कि वह संपूर्ण समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोग लगभग एक जैसी प्रथाओं, जनरीतियों, भाषा, परंपरा इत्यादि का पालन करते हैं और इसलिए ये संपूर्ण समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इस अर्थ में हम कहते हैं कि संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित होता है। संस्कृति की अगली विशेषता है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग जिस संस्कृति का पालन करते हैं उस संस्कृति को वह आदर्श मानते हैं और वह उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति के हस्तांतरण की प्रक्रिया में जब वह उस संस्कृति के गुणों को, उस संस्कृति की विशेषताओं को सीखते हैं तो सीखने की उस प्रक्रिया के दौरान ही वह उन्हें अपनी लगने लगती है और इस संदर्भ में फिर वह उसे अपना आदर्श मान लेते हैं। और यह तब विशेषकर देखने में आता है जब अपनी संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से करने की आवश्यकता होती है। तो अपनी संस्कृति को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा
उस समाज के अधिकतर लोगों में पाई जाती है और वह दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श, अनुकरणीय, प्रेरणादायक मानते हैं। संस्कृति की अगली विशेषता है कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति मानव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अभी इसके पूर्व हमने देखा था कि संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने किया, संस्कृति मानव निर्मित है। तो हम कह सकते हैं कि मानव ने संस्कृति का निर्माण अपनी सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। प्रकार्यवादी मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन ने संस्कृति के प्रकार्यों पर सबसे अधिक बल दिया है। संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। मनुष्य ने अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र विशेष में जिसमें वह रहता है उसके अनुसार संस्कृति का निर्माण किया है, विकास किया है। संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती है। पहाड़ी लोगों, मैदानी क्षेत्रों, रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले व्यक्तियों की संस्कृति में इसी कारण से पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलनता का यह गुण देखा जाता है। भारतवर्ष में के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक युग से भिन्न है, क्योंकि समय के साथ साथ संस्कृति ने अपने आप को बदला है। पहले महिला शिक्षा नहीं थी तो बाल विवाह होते थे। अब महिला शिक्षा बढ़ती जा रही है तो बाल विवाह में कमी होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति की अगली विशेषता है संस्कृति में संतुलन एवं संगठन का गुण होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों के मिलने से होता है। ये सभी इकाइयां संगठित रूप से मिलकर संपूर्ण समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। संस्कृति के अनेक छोटे छोटे अंग हैं। यदि हम विवाह को देखेंगे तो विवाह की अनेक प्रकार की प्रथाएं और परंपराएं हैं और ये प्रथाएं और परंपराएं परिवार से अनुकूलन, परिवार से संतुलन और संगठन बनाने का काम करती हैं। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बालक अपनी संस्कृति को अपने परिवार, पड़ोस, शिक्षा संस्था और अन्य समूहों के माध्यम से सीखता है और उसे आत्मसात कर लेता है और उसको वो अपना मानता है। उसके अनुसार वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो संस्कृति से वो जो सीखता है उससे उसका जो व्यक्तित्व बनता है वो मौलिक हो जाता है और उस मौलिकता के साथ वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के पले हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है और इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाएं व्यक्ति पर एक छाप छोड़ती हैं, उसके व्यवहार में एक रूपता लाती हैं और उसी के परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो अलग अलग सांस्कृतिक पर्यावरण में पले बड़े व्यक्तियों की संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं, उनमें अंतर पाया जाता है और वह उन अंतरों के साथ ही जीता है। वह अपनी संस्कृति को आदर्श मानता है, उसका पालन करता है और वह जो संस्कृति उसके व्यक्तित्व पर जो मौलिक प्रभाव डालती है वह अपना संपूर्ण जीवन उसी के साथ व्यतीत करता है। संस्कृति अधिव्यक्तिक
एवं अधिसावयवी है। यह संस्कृति की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृति अधिव्यक्तिक है। इसका तात्पर्य है कि संस्कृति की रचना और निरंतरता दोनों ही किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। इसलिए संस्कृति अधिव्यक्तिक है, व्यक्ति से अलग है, व्यक्ति से ऊपर है। संस्कृति व्यक्ति का व्यवहार नहीं है, वह समूह के व्यवहारों की एक समग्रता का नाम है। एक व्यक्तिगत आदत या व्यवहार जब उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त नहीं हो जाता और वह सामूहिक आदतों और व्यवहार विधियों में बदल जाता है, तब वह संस्कृति बनता है। यदि व्यक्तिगत व्यवहार होता तो व्यक्तिगत व्यवहार तो व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु उस व्यक्तिगत व्यवहार को समूह द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। समूह उन आदतों को और व्यवहारों को स्वीकार करता है और इस प्रकार की निरंतरता का यह परिणाम होता है कि वह सामूहिक आदत असामाजिक अंतःक्रियाओं और विचारों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। इसलिए संस्कृति को अधिव्यक्तिक माना जाता है, व्यक्ति से अधिक, व्यक्ति से महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ संस्कृति अधिसावयवी है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सावयवी घटनाएं संस्कृति को जन्म नहीं दे सकती। अगर यह संभव होता तब सभी पशुओं की भी संस्कृति होती। सावयवी घटनाएं अथवा वंशानुक्रमण सांस्कृतिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की क्षमता नहीं रखते। मनुष्य अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का जो उसने निर्माण किया है उसे वह अन्य लोगों को हस्तांतरित कर पाया है, और हस्तांतरित करने का परिणाम है कि संस्कृति लगातार समृद्ध होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होकर समृद्ध होती है और वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। क्रोबर कहते हैं कि चींटियों के लिए वंशानुक्रमण पीढ़ी दर पीढ़ी उन सब गुणों को बनाए रखता है जो कुछ भी उनका होता है, परंतु वंशानुक्रमण सभ्यता या संस्कृति के एक कण को भी जो विशेष रूप से मानवीय है बनाए नहीं रखता और ना ही रखा है, क्योंकि वह उसे बनाए रख भी नहीं सकता। इस संबंध में क्लूखोन कहते हैं कि संस्कृति को अधिव्यक्तिक या अधिविसावयवी मानने का अर्थ ये नहीं है कि संस्कृति का अस्तित्व उसमें अंश ग्रहण करने वाले सभी व्यक्तियों के मर जाने के बाद भी या सभी सावयवी घटनाओं के नष्ट होने के बाद भी बना रहेगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि संस्कृति का निर्माण, अस्तित्व और निरंतरता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है और ना ही संस्कृति हमें वंशानुक्रमण से प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि संस्कृति व्यक्ति से अधिक है, और व्यक्ति से अधिक क्यों है? क्योंकि संस्कृति के निर्माण, अस्तित्व और उसकी निरंतरता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। ये सामाजिक गुण है, ये समाज पर निर्भर है। और संस्कृति अधिसावयवी है क्योंकि संस्कृति हमें वंशानुक्रमण से प्राप्त नहीं होती। यह एक सामाजिक गुण है, सामाजिक समृद्धि है, समाज द्वारा निर्मित है और उसको लगातार हस्तांतरण परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से समृद्ध किया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृति मनुष्य का वह सीखा हुआ व्यवहार है जो उसने अपने जीवन काल में सीखा है, समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, पड़ोस के माध्यम से, शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से, और उसने अपने उस सीखे हुए व्यवहार में अपने जीवन के अनुभवों को जोड़कर समाज की सामाजिक विशेषताओं के साथ, पारिवारिक विशेषताओं के साथ परिवार के और समाज के लोगों को हस्तांतरण की प्रक्रिया के माध्यम से सौंप कर वह
अपने जीवन को समाप्त करता है। संस्कृति मानव जीवन की अनोखी घटना है। संस्कृति केवल मनुष्यों के पास है, संस्कृति पशुओं के पास नहीं है। संस्कृति सामाजिक है, संस्कृति सामाजिकता का गुण है। मनुष्य केवल इसीलिए मनुष्य है, मानव केवल इसीलिए मानव है कि उसके पास अपनी खुद की संस्कृति है, अपनी संस्कृति है। संस्कृति उसके व्यवहारों में एक रूपता लाती है। संस्कृति आदर्श का काम करती है, और जब संस्कृति आदर्श का काम करती है तो व्यक्ति सामाजिक आदर्शों के विपरीत व्यवहार नहीं कर पाता। उसे अपने संपूर्ण जीवन काल में समाज की प्रथाओं परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है, सामाजिक विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब सांस्कृतिक व्यवहार है। धन्यवाद।